आप सभी का श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश पटेल। आप सभी को सर्वप्रथम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका ये त्यौहार आपके जीवन में भाई बहन की महत्ता को और बेहतर बनाए। दोस्तों, अपन डिस्कस करे थे संयुक्त फलन के बारे में, और संयुक्त फलन में भी अब अपन शुरू करेंगे द्विआधारी संक्रिया, या फिर कहते हैं उसको बाइनरी ऑपरेशन, या फिर कह सकते हैं द्विचर संक्रिया, दो चरों वाली संक्रिया जिसमें दो वेरिएबल होंगे और उसमें अपन किस प्रकार ऑपरेट करेंगे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया तो बिल्कुल लगेगा ईजी, नहीं आया तो फिर ये चैप्टर हार्ड भी बन सकता है। इसलिए इस वीडियो के शुरुआती 15 मिनट में मैं केवल और केवल थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में पहले दिन से फिट हो जाए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहले तो इसका नाम व्यवस्थित सीख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। द्विआधारी संक्रिया यानी कि आपके पास कोई भी दो वेरिएबल मिलेंगे, ठीक है, दो वेरिएबल मिलेंगे, और ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, यानी कि प्लस माइनस ये सभी जोड़ बाकी गुणा भाग के निशान जो भी होते हैं इनको अपन गणित में कहते हैं ऑपरेशन। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब है उसमें कम से कम एक अवयव तो होना जरूरी है। तो ऐसा कोई अवयव उसने एक समुच्चय क्या मान लिया, एस, एक सेट उसकी तरफ से ले लिया एस, ठीक है। एस की जगह और कोई दूसरा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन एस ही लेते हैं। एस पर परिभाषित नियम, जिसे एक नियम ऐसा है जिसे एस के किन्हीं भी दो अवयवों के लिए, बात पहले हो चुकी थी, नाम था द्विचर, यानी कि दो अवयव लेने पड़ेंगे, दो अवयवों के लिए लागू करने पर पुनः एस का अद्वितीय अवयव प्राप्त हो तो फिर उसको अपन द्विआधारिक संक्रिया कहेंगे, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि मैंने एस में से कोई भी दो अवयव ले लिए, एक अवयव ले लिया एक्स, दूसरा अवयव ले लिया वाई, और उसके बीच में ये द्विआधारिक संक्रिया अपनाई, ठीक है। ये जो साइन है इसको अपन साइन को कहते हैं इंग्लिश में एस्ट्रिक का साइन, ठीक है, एस्ट्रिक्स, TRIX, एस्ट्रिक्स स्टार टाइप का साइन होता है, इसको एस्ट्रिक्स कहेंगे, एस्ट्रिक कहेंगे नाम से। तो ये क्या दर्शाता है, द्विआधारिक संक्रिया। अब ये प्लस माइनस का कोई नहीं है, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। कैसे ये ऑपरेट होगा वो आगे आने वाले एग्जाम्पलों से और बेहतर स्पष्ट होगा। तो मैंने क्या किया है कि एक्स एक अवयव लिया है एस में से, दूसरा अवयव एस में से वाई लिया है, और उनके बीच में यदि मैं कोई द्विआधारिक संक्रिया अपनाऊं, ठीक है। अब पहले तो ये भूल जाओ कि द्विआधारिक संक्रिया क्या होती है। ये जो बीच में साइन है उसको अपन नॉर्मली कह रहे हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक की जगह हो सकता है वो प्लस माइनस गुणा भाग या और कोई भी अलग टाइप का साइन आपको मिल सकता है। तो उनके बीच में कोई भी द्विआधारिक संक्रिया अपनाई तो अपनाने के बाद वह भी एस का ही अवयव होना चाहिए। यानी कि आपके पास ये जो डिब्बा एस का है ना, इस डिब्बे की बात कर रहे हैं कि इस डिब्बे में से आपने एक एक्स लिया, इस डिब्बे में से आपने वाई लिया, और उन दो अवयवों के बीच में आपने द्विआधारिक संक्रिया अपना दी, और फिर जो नंबर प्राप्त होगा वह भी इस डिब्बे में से होना चाहिए। तब अपन क्या कहेंगे, वो क्या है, द्विआधारिक संक्रिया है। ये जो संक्रिया अपनाई वो द्विआधारिक संक्रिया कहलाएगी। यदि वो एस का अवयव नहीं है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। फिर क्या लिखा कि एक्स एस्ट्रिक वाई बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, यानी कि एक्स और वाई जो एस के अवयव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो वो सभी के लिए सही होना चाहिए। यानी कि आपको एस में से कोई भी अवयव ले लो, ठीक है, कोई भी दो अवयव ले लो और उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन करवा दो, और ऐसा करने से कोई भी उनके बीच में ऑपरेशन करवा दो, ऐसा करने से यदि वो एस का अवयव है तो वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। मेरे हिसाब से डेफिनेशन स्पष्ट हो चुकी होगी, लेकिन ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं होगी कि ये क्या है, अभी ये समझने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये आगे एग्जाम्पल के माध्यम से अपन कहेंगे, इसलिए तो आगे मैंने लिख लिया कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल पहला है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि मैंने अब की बार s की जगह क्या ले लिया, n, ठीक है। s कोई विशेष समुच्चय नहीं है, s के अंदर हमने n मान सकते हैं, w मान सकते हैं, z मान सकते हैं, r मान सकते हैं, c मान सकते हैं, बहुत सारे अपने पास सेट हैं, ठीक है। तो मैं n की बात करता हूँ, n के माध्यम से आपको और स्पष्ट हो, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित योग संक्रिया, बोलो योग संक्रिया के बीच में काय का चिन्ह आता है, प्लस का। तो ये क्या प्लस वाला काम बाइनरी ऑपरेशन दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, तो चलो चेक करते हैं, ठीक है।
तो अपन मैं यहाँ लिखूँगा कि ए एस्टिक बी, और योग संख्या में ये ए एस्टिक बी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ए प्लस बी होता नहीं होता है। योग संख्या में ए एस्टिक बी क्या हो सकता है, ए प्लस बी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये एस्टिक द्विआधारिक संख्या है या नहीं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि मैंने ए है वो किसका सदस्य लिया, एन का, बी है वो किसका सदस्य लिया, एन का, यानी कि आपको उसी डिब्बे में से 2 सदस्य लेने। ठीक है, फिर उनके बीच में आपने द्विआधारिक संख्या, ये जो संख्या अपना रहे हो वो अपनाने की कोशिश की। तो कैसे अपनाएंगे कि ए प्लस बी है, ठीक है, दोनों का योग करोगे तो वो किसका अवयव आएगा, एन का अवयव आएगा। क्या आएगा नहीं आएगा वो आपके दिमाग में चोट रखनी है। ठीक है, आपको तो इसमें से ऐसे उदाहरण ढूंढने की कोशिश करना है जो इसका विरोध कर सके। तो भाई एन कहाँ से स्टार्ट होता है, एन होता है अपने पास 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार इनफाइनाइट तक जाता है। तो ए में से ए और बी आप कोई भी रख लो, जैसे मैंने 1 और 1 ए का मान रख लिया और बी का मान 2 रख लिया, क्या प्राप्त हो गया 3। तो 3 भी इस डिब्बे का है, ए का मान 1 रख लिया, बी का मान 1 रख लिया तो 2, तो भी इस डिब्बे का है। 2 + 1 कुछ भी रखो ए और बी के मान, तो आपको एन का ही अवयव मिल रहा है ए प्लस बी से। तो इसको मैं लिखूंगा कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी कि एन का कोई भी ए और बी ले लीजिए, उस सभी के लिए ए प्लस बी एन का ही अवयव मिलेगा। ऐसा कोई आपको अवयव इसका विरोधाभास नहीं करेगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा, ए प्लस ए एस्टिक बी बराबर ए प्लस बी। अतः प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में योग संख्या या फिर एस्टिक एक द्विआधारिक संख्या है, द्विआधारिक संख्या है। क्या ये बात समझ में आई? द्विआधारिक संख्या का मतलब क्या होगा कि आपने a n में से लिया, b भी n में से ले लिया, तो a प्लस b कोई भी अवयवों के लिए जो n के अवयव हैं उन सभी के लिए a प्लस बी भी किस में से ही प्राप्त हो रहा है, n में से। अतः ये जो एस्टिक है वो एक द्विआधारिक संख्या बनेगी। अब देखते हैं गुणन संख्या में गुणा करने पर, गुणा करने के लिए देखो ये साइन होता है गुणा का, इसके लिए क्या ये एस्टिक हो सकता नहीं हो सकता है द्विआधारिक संख्या में। तो अपन कहेंगे a एस्टिक b किस प्रकार ऑपरेट होगा गुणा में, a गुणा b इस प्रकार होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वापस कि a किसका सदस्य है, n का, नो प्रॉब्लम। b किसका सदस्य है, n का। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि a गुणा b क्या n का सदस्य आएगा नहीं आएगा? कोई भी एक जस्ट एग्जाम्पल बता दो जो नहीं आएगा। इस प्रकार के उल्टे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करना है तो आपको जल्दी मिलेगा। तो हम कहेंगे n तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 1 2 कुछ भी रखो, 1 गुना 2 रखो 2 आएगा, 2 गुना 3 रखो 6 आएगा, 4 × 3 रखो 12 आएगा। यानी कि कोई भी रखोगे आपको हमेशा हमेशा n का ही अवयव मिल रहा है। तो मैं लिखूँगा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n। अतः प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में गुणन संख्या एक द्विआधारिक संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में गुणन संख्या एक द्विआधारिक संख्या है, गुणन संख्या एक द्विआधारिक संख्या है। ये बात मेरे हिसाब से आपको पहले पढ़ती होगी। ठीक है, अब देखते हैं व्यंकलन संख्या, क्या उसमें भी ये लगता है नहीं लगता है, चेक कर देते हैं। तो इसके लिए अपना क्या संबंध बनेगा, a एस्टिक b इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अब समझ में आ चुका कि एस्टिक का मतलब क्या है, योग के लिए वो प्लस में खुलेगा, गुणा के लिए वो माइनस में खुलेगा, या फिर प्रश्न अपने आप आपको देगा गाइडेंस की ये एस्टिक इस प्रकार से ऑपरेट होगा, तो वो मान के आपको चलना है। वो तो अपने अभी प्रश्नावली के प्रश्न लेंगे उसमें और डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो a एस्टिक बराबर a माइनस बी, ये व्यंकलन संख्या में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि a आपके पास n का सदस्य है, b आपके पास n का सदस्य है, तो क्या मुझे बताओ a माइनस बी n का सदस्य होगा या नहीं होगा? a माइनस बी n का सदस्य होगा या नहीं होगा? तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि विरोधाभास एग्जाम्पल लो ताकि पहले से कैंसिल हो जाए। आपने इसमें से कम एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया जो इसका पालन नहीं कर रहा है तो बात खत्म। तो अपन यहाँ से देख लो, n में से कोई सदस्य ले रहे हैं, 1 ले लिया, a का मान क्या ले लिया 1 और b का मान मैंने ले लिया 2। ठीक है, तो यहाँ से काम पहले से खत्म हो गया, a माइनस 2
1 माइनस टू यानी कि -1। बोलो -1 क्या n का सदस्य होता है? नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए ये तो काम खत्म है। a का मान 1 है, b का मान 3 है, उसके लिए भी नहीं है। a का मान 2 है, b का मान 3 है, उसके लिए भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास पड़े हैं जो इनका विरोधाभास करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? a माइनस बी बिलोंग्स टू n, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू n कर देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे? आप उल्टी बात करोगे कभी कभी कि देखो सर ये तो होता है, a का मान 5 मान लो और b का मान 3 मान लो, 5 माइनस 3 2, ये तो हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो तो रहा है, भले हो रहा है, लेकिन इसके लिए तो नहीं हो रहा है। तो ये आवश्यक नहीं है, ये द्विआधारिक संक्रिया नहीं कहलाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? आपके पास यदि स्पेस है तो यहाँ व्यवस्थित रूप से आप लिख लेना। क्या लिखोगे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में व्यंकलन संक्रिया एक द्विआधारिक संक्रिया नहीं है। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं विभाजन संक्रिया। विभाजन संक्रिया में आप कहोगे कि ये होता है a*b = a/b। यही तो होता है व्यंकलन संक्रिया, ये विभाजन संक्रिया में। विभाजन संक्रिया में ये काम हो जाएगा। अब अपन कहेंगे कि a अपने पास n का सदस्य है, b भी n का सदस्य है, तो a/b क्या n का सदस्य होगा? नहीं होगा। बस इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो अपन कहेंगे ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो इसको नेग्लेक्ट कर दे। तो ऐसे एग्जाम्पल अपने पास बहुत सारे हैं जो इसको नेग्लेक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। बोलो a और b में यदि a का मान मैंने 1 ले लिया और b का मान 2 ले लिया, तो 1/2 तो n का सदस्य होता ही नहीं है। n में सभी पूर्णांक मान होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो आ गई परिमेय संख्या। तो ये तो बात यहाँ खोटी है। तो वापस क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित विभाजन संक्रिया भी द्विआधारिक संक्रिया नहीं होती है। तो कौन कौन होती है? ऐसे प्रश्न अभी मौखिक प्रश्न क्या बन सकते हैं कि बताइए कि भाई प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में योग, गुणन, व्यंकलन, विभाजन संक्रिया में से कौन सी द्विआधारिक संक्रिया है? तो योग और गुणन तो है, लेकिन व्यंकलन और विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तो को मैं कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल एक दूसरे को समझाने में मदद कर देते हैं। तो डेफिनेशन पर वापस मैं आता हूँ। अब आपको डेफिनेशन और बेहतर समझ में आएगी। डेफिनेशन की थी भाई कि किसी अरिक्त समुच्चय S में, अब S की जगह हमने n लिया था, परिभाषित एक नियम, कोई भी नियम होगा जो S के किन्हीं भी दो अवयवों के लिए लागू करेंगे, जैसे योग का नियम, गुणन का नियम, व्यंकलन का नियम या विभाजन का नियम लागू किया और पुनः हमें S का अद्वितीय अवयव प्राप्त होना चाहिए। भाई योग और गुणन में तो हो रहा था, लेकिन व्यंकलन और विभाजन में नहीं हो रहा था, प्रत्येक अवयव के लिए नहीं हो रहा था। तभी तो ये कह रहे हैं फॉर ऑल बिलोंग्स टू, ये जो साइन आ रहा है इसका मतलब है कि वो प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। फॉर ऑल बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू s, तभी उसको हम क्या कहेंगे? द्विआधारिक संक्रिया। और इसको सिंबल को क्या कहते हैं? एस्ट्रिक, ASTRIX, एस्ट्रिक्स का साइन है। और ये क्यों शो किया जाता है? ये द्विआधारिक संख्या बाइनरी ऑपरेशन के लिए शो किया जाता है। और भी सिंबल इस टाइप से गोला बना के भी काम कर सकते हैं दर्शाने के लिए, लेकिन अपन नॉर्मली ये यूज करेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। अब की बार हमारे पास क्या है कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z में, अब की बार पूर्णांक नंबर लिए, समझना पूर्णांक का मतलब है z कौन सा होगा? बोलो -∞ से इस टाइप से आता ये -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, फिर इस प्रकार से इन्फाइनिट तक जाएगा नहीं जाएगा, ये बात है आपको दिमाग में ही। जेड इस टाइप का होता है। तो अब आप खुद वीडियो पॉज करके योग, गुणन, व्यंकलन और विभाजन इनमें से कौन कौन हो सकते हैं और कौन कौन नहीं हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर दो, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाओ और आप चेक करो खुद कि भाई हमने कितनी सही डेवलप की। ठीक है। अब देखते हैं योग में, योग संक्रिया में। तो योग के लिए तो वही बनता है कि A*B बराबर A + B। अब मुझे बताओ A किसका सदस्य है? Z का। B भी किसका सदस्य है? Z का। तो A + B क्या Z का सदस्य होगा नहीं होगा? होगा तो ये लिख लेंगे, नहीं होगा तो वापस क्रॉस कर देंगे। लेकिन उसका कारण आपको बताना पड़ेगा कि इस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है। तो A + B बिलोंग्स टू Z, तो कोई भी दे लो। -3, -2 ले लिया तो -5 आएगा, -1 + 1 लोगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि कोई भी आप A और B के लिए लोगे तो वो हमेशा Z का ही अवयव मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z, यानी कि सभी के लिए परिभाषित है
इसमें से कोई भी जेड के अवयव 2 ले लो, उनके लिए आपको ये लगाओगे तो वो जेड का ही अवयव मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में परिभाषित योग संक्रिया एक द्विआधारिक संक्रिया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में क्या आएगा? गुणन संक्रिया में आएगा ए एस्टिक बी बराबर ए डॉट बी। दैट्स क्लियर। ए डॉट बी, तो वापस वही करेंगे कि ए किसका सदस्य है? जेड का। बी किसका सदस्य है? कि जेड का। और तो फिर लिख लेंगे कि ए डॉट बी है वो क्या जेड का सदस्य होगा नहीं होगा? पहले थोड़ा इसके बारे में विचार कर देते हैं, विचार करने के बाद लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का कोई भी मान रख लो, -3 रखा, -3 का -2 से गुणा होगा तो 6 आएगा। कोई भी -1 का 0 से होगा तो 0 आएगा। यानी कोई भी ए और बी ले लो तो हमेशा वो जेड में से मिल रहा है, ऐसा कोई मान इसका विरुद्ध नहीं कर रहा है। फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए कॉमा बी belongs to A, for all A, B belongs to Z। यानी कि A और B Z में से कोई भी आप मान ले लो, सबके लिए ये A डॉट B Z ही प्राप्त होगा। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे? अतः पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय Z में गुणन संक्रिया भी एक द्विआधारिक संक्रिया है। ठीक है। ये लैंग्वेज जो कह रहा हूँ वो लैंग्वेज इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी तो आपको कभी ऐसे कोटेशन पूछ सकता है कि भाई बताइए क्या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में जेड एक द्विआधारिक संक्रिया है या नहीं? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में गुणन संक्रिया एक द्विआधारिक संक्रिया है या नहीं? तो आप फटाक से दिमाग में लगाओगे भाई ये तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जेड में से कोई भी ए और बी ले लीजिए तो ए डॉट बी हमेशा क्या प्राप्त होगा? जेड का ही अवयव प्राप्त होगा। अब बताओ मुझे वैंकलन संक्रिया में, वैंकलन संक्रिया में जाते हैं आगे। तो ए एस्टिक बी बराबर क्या मिलता है? ए माइनस बी। ए माइनस बी मिलता है, तो ए माइनस बी मिलता है तो अपन चेक कर देते हैं। जहाँ ए किसका सदस्य है? जेड का। बी किसका सदस्य है? जेड का। तो ए माइनस बी क्या जेड का सदस्य होगा नहीं होगा? जस्ट चेक कर देते हैं। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले लो, किसी में से कोई घटा के ले लो। भाई माइनस में नंबर आएगा तो माइनस वाले भी नंबर अपने पास अवेलेबल है, प्लस वाले भी अवेलेबल है, जीरो भी अवेलेबल है। यानी कि जेड में तो सभी प्रकार के नंबर अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है भाई। जेड का ये अभी एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ। ऐसे करते ही -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सॉन इन्फिनिटी। आप जेड में से कोई भी 2 अवयव ले लो। माइनस में लोगे तो माइनस के सभी अवयव, यदि आंसर आ रहा है तो माइनस में भी है, प्लस में भी है और 0 में। तो यहाँ पर कौन नहीं है जेड में? 2/3 नहीं है, 1/3 नहीं है। ये मतलब परिमेय नंबर नहीं है, ये तो पूर्णांक तो टोटली है। तो यहाँ पर a माइनस बी प्राप्त करोगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और पूर्णांक प्राप्त होगा तो वो जेड में अवेलेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वापस फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z। तो वापस क्या लिखेंगे? देखो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में वैंकलन संक्रिया द्विआधारिक संक्रिया नहीं थी, लेकिन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में वैंकलन एक द्विआधारिक संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। अब देखते हैं विभाजन। विभाजन के लिए ए एस्टिक बी बराबर ए अपन बी। वापस लिखेंगे ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड। तो ए अपॉन बी क्या जेड का होगा नहीं होगा? मैं तो कहूँगा नहीं होगा। क्यों? अभी अपने चर्चा कर दी कि ए का मान यदि आपने 1 ले लिया, बी का मान 1/2 ले लिया, तो 1/2 पूर्णांक थोड़ा ही होता है। ठीक है। पूर्णांक नहीं होता है। तो इसके लिए आंसर ये यहाँ खत्म हो जाएगा। तो अपन कुछ विरोधाभास के लिए वो कहेगा प्रश्न के आप कारण सहित बताइए, तो अपन लिख लेंगे कि a/b सदैव पूर्णांक हो, ये जरूरी नहीं। a/b सदैव पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं। क्लियर। तो ये ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि a/b एक पूर्णांक प्राप्त हो, ये कोई आवश्यक नहीं। अतः a/b नॉट बिलोंग टू z। ठीक है। तो अतः पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z में विभाजन संक्रिया एक द्विआधारिक संक्रिया नहीं है, जबकि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में केवल योग और गुणन तो थे द्विआधारिक संक्रिया, लेकिन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में ये 3 लोग तो आ गए। कौन? योग, गुणन और वैंकलन द्विआधारिक संक्रिया में, लेकिन विभाजन अभी नहीं आया। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से 2 एग्जाम्पल थे जिनको आपने बढ़िया तरीके से समझे और द्विआधारिक संक्रियाओं की पहली स्थिति प्राप्त की। ठीक है। अब मैं इसके लिए कुछ विशेष रूप से नोट पॉइंट तैयार किए। तो नोट
क्या क्या बन सकते हैं कि ये अपने 4 संख्या तो दिमाग में बैठ गई, योग, गुणन, व्यंकलन और विभाजन की। तो ये कौन कौन से समुच्चयों में परिभाषित होती है और कौन कौन से में नहीं होती है। मैंने 2 तो एग्जाम्पल ले लिए ब्रॉड रूप में, और बाकी वालों में भी तो हो सकती है। भाई एन का आपने एग्जाम्पल ले लिया, जेड का ले लिया, अब क्यू का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया, तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि भाई हकीकत में हो रही या नहीं हो रही। आर का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल अपने ले लिए। तो एक नोट में अपन लिख रहे हैं कि योग संख्या वो एन में भी है, जेड में भी है, क्यू में भी है, आर में भी है, सी में, प्रत्येक समुच्चय में द्विआधारिक संख्या है। ठीक है, योग संख्या तो किस में मना नहीं करी, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी 2 अवयव लोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। सही बात है कि आप 3 प्लस आयोटा लोगे और उसमें दूसरा अवयव आपने ले लिया 4 प्लस आयोटा, तो वो 7 प्लस 2 आयोटा बनेगा, तो वो भी एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही भाग होगा। यानी कि इसमें भी कोई भी 2 अवयव लेने पर उनका योग करने पर वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। कोई भी 2 रियल नंबर लेने पर उनका योग हमेशा रियल नंबर प्राप्त होगा। कोई भी 2 परिमेय संख्या लेने पर उनका योग सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होगा। कोई भी 2 पूर्णांक लेने पर उनका योग सदैव पूर्णांक प्राप्त होगा। कोई भी 2 प्राकृत संख्या लेने पर योग सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। क्या डब्ल्यू में ऐसा होता है? डब्ल्यू की बात यहाँ पर मैं यदि करूँ तो डब्ल्यू में भी ये सही है। ऑल नंबर पूर्ण संख्या है, जिसमें 0 से स्टार्ट होगा, तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो उसके लिए योग संख्या सभी में द्विआधारिक संख्या या द्विचर संख्या है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनरी ऑपरेशन करूँ या द्विआधारिक संख्या कहूँ या द्विचर संख्या कहूँ। ठीक है, अब देखते हैं व्यंकलन में तो जेड एन तो होता नहीं, अभी क्रॉस किया, जेड होता अभी चेक किया है, क्यू भी होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में भी होता है, रियल में भी होता है और कॉम्प्लेक्स में भी होता है। ठीक है, तो केवल किस में नहीं होता था? एन में और डब्ल्यू में ये नहीं होगा, बाकी सभी में होगा। क्यों? एन और डब्ल्यू में तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे डब्ल्यू में 0 से स्टार्ट होगा, तो अभी बड़े में से यदि मैं छोटा कोई नंबर घटाऊंगा तो माइनस में आएगा, माइनस तो इन दोनों में नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऐसे एग्जाम्पल इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए एन और डब्ल्यू में व्यंकलन द्विआधारिक संख्या नहीं है। बाकी जेड में, क्यू में, आर में और सी में। तो आपको तो कभी एग्जाम्पल ऐसे मिल जाए और सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले उसका सेट लिख लीजिए, फिर उसमें से 2 एग्जाम्पल ऐसे ढूंढने की कोशिश करो कि वहाँ पर वो नेगलेक्ट हो जाए, और ऑल ऑफ कहीं सभी जगह वो परिभाषित हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर लिख लेंगे द्विआधारिक संख्या है। ठीक है, गुणन संख्याओं में एन भी है, जेड भी है, क्यू भी है, आर भी है, सी भी है, तो ये सभी उसमें परिभाषित हैं। तो सभी के लिए ये मान्य है कि प्रत्येक में वह द्विचर संख्या होगा। ठीक है, गुणन संख्या समुच्चय एन, जेड, क्यू, आर, सी में द्विचर संख्या है। विभाजन संख्या में विभाजन देखो, न तो एन में था, न जेड में, न क्यू में, न आर में, न सी में। ठीक है, अब देखो मुझे एन में कहाँ प्रॉब्लम थी? एन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, 1/2 में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि ऐसा मान आ गया। जेड में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, पूर्णांक मान, ये दशमलव वाले मान आ जाते हैं, भिन्न वाले मान। क्यू में कहाँ प्रॉब्लम है? क्यू तो होता है P/Q का रूप। ठीक है, तो वो तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्यू में ओनली फॉर कहाँ प्रॉब्लम है? ये बहुत बढ़िया बात समझा रहा हूँ। क्यू में ओनली फॉर कहाँ प्रॉब्लम है? P/Q। यदि Q का मान अपन 0 तो भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो P भी अपन यहाँ A/B मान लो। ठीक है, A मैंने क्या ले लिया, यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, Q बराबर A/B। कोई भी 2 नंबर है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे कि भाई A*B बराबर, विभाजन संख्या की बात करें तो A/B होगा। A किसका सदस्य? Q का। B भी सदस्य किसका? Q का। तो बताओ A/B क्या Q का सदस्य होगा या नहीं होगा? आप कहोगे A का मान 1 ले लो, B का मान 2 ले लो, 1/2 भी होगा, 3/4 भी होगा, माइनस का 1/3 भी होगा, सभी परिमेय संख्या है। लेकिन आप यदि 0 पर थोड़ा फोकस करो तो A यदि आपने B का मान यदि आपने 0 ले लिया तो A/0 क्या होता है? ये तो अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड क्या Q का सदस्य है? वो तो नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अपन कहेंगे कि भाई Q में भी तो विभाजन संख्या नहीं है। ठीक है, आर में भी वो 0 गड़बड़ करेगा, सी में भी 0 गड़बड़ करेगा, बाकी कोई गड़बड़ नहीं करने वाले, केवल इनमें 0 गड़बड़ करेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नियम निकाल दिया कि भाई ये यदि गड़बड़ कर रहे हैं तो 0 तो हटा दो। तो उसने ये जो लिखा ना Q0, R0, C0 पर ये द्विआधारिक संख्या दर्शाता है। Q0 का मतलब क्या होगा?
क्यू नोट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास क्यू का सेट है उसमें से आप क्या घटा दो, 0, मतलब 0 लैप्स कर दो। आर नोट का मतलब है आर माइनस 0 लैप्स कर दो, और सी नोट का मतलब है सी में से 0 लैप्स कर दो। तो वही कह रहा हूँ कि 0 यदि कम कर दे, 0 आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई ए और बी में से आपको आर में से और क्यू में से मान लेने, तो अपन 0 यदि सेलेक्ट करेंगे, 0 पर वो मान अनडिफाइन हो जाएगा, बटे में यदि 0 चला गया तो जो अनडिफाइन होगा तो वो फिर बाइनरी ऑपरेशन शो नहीं करेगा। लेकिन यदि ये बात कहूँ कि क्यू नोट, आर नोट, सी नोट, ऐसा मत कहना कि एन नोट में तो 0 वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। जेड नोट वैसे भी उसमें तो 0 होता है, लेकिन जेड नोट का मतलब फिर वापस 1/2, 3/4 ऐसे मान प्राप्त हो गए, तो उसके लिए ये खेल खत्म करेगा, ठीक है। और बाकी तो क्यू नोट, आर नोट और सी नोट में ये परिभाषित हो जाएगा, लेकिन क्यू और आर सी और में नहीं होगा। लेकिन कौन से मान पर नहीं होगा ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, 0 पर नहीं होगा। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको द्वि-आधारिक संकीर्ण की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है कि भाई ये द्वि-आधारिक संकीर्ण होती है। अब फिर अपन इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे आगे, इस लेक्चर में अपन 4 पॉइंटों पर विशेष फोकस करेंगे। पहला पॉइंट इनके गुणधर्म, ठीक है। और गुणधर्म में भी पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, ये क्रम विनिमयता का नियम, चाचरी का नियम, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देन उसके बाद फिर द्वि-आधारिक संकीर्णों में तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव के बाद फिर पढ़ेंगे प्रतिलोम अवयव। ये गुणधर्म के 4 पॉइंट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देन उसके बाद और भी अपने पास एडिंग तो है छोटी मोटी, लेकिन उसके कोई प्रश्न नहीं है। मॉड्यूल्यो है, योग मॉड्यूल्यो और गुणन मॉड्यूल्यो, इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी केवल इसकी परिभाषा पर जो संबंधित एग्जाम्पल है वो लूँगा, और अगले वीडियो में ये सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यदि आपने प्रश्नावली 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 बुक्स की देखोगे, और उसका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी पहला प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपको लिखा गया कि कारण सहित बताइए कि एस्टिक की निम्न परिभाषा में कौन सी उसके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारिक संकीर्ण है या नहीं, ठीक है। तो वो कि भाई कौन से नियम में ये द्विआधारिक संकीर्ण है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो चेक किस प्रकार करेंगे, पहला देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल लिखा होगा ए एस्टिक बी बराबर, एक नियम है, नियम ऐसा ही है बस कि आप ए एस्टिक बी यानी कोई भी दो अवयव में नियम लगाओगे तो उसमें जो पहले लिखा हुआ वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से ये नियम लिखा नहीं है, आप कहोगे योग गुणन, ये कुछ नहीं है, ये अपनी तरफ से प्रश्न अपनी तरफ से नियम बना के दे रहा है कि ए एस्टिक बी यानी कि कोई भी दो अवयव में आप एक ऐसा नियम बना रहे हो कि उनका आपस में कोई भी ऑपरेशन करने पर ए प्राप्त होगा, यानी कि पहला अवयव प्राप्त होगा। ए एस्टिक बी का मतलब है कि पहला अवयव तथा दूसरे अवयव में आपने द्विआधारिक संकीर्ण अपनाई तो आपको पहला अवयव प्राप्त होगा। अब ये देखना कि ये एस्टिक एक द्विआधारिक संकीर्ण है या नहीं। ये एस्टिक द्विआधारिक संकीर्ण तो है, लेकिन क्या द्विआधारिक संकीर्ण है या नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है। और आपको जो सेट दिया है वो एन में, ठीक है। एन का मतलब समझते हो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ये बात अब सीखेंगे। तो और कारण सहित उत्तर देना है, ठीक है। कारण सहित बताइए कि ये संबंध है या नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए किसका सदस्य होगा, ए सदस्य होगा एन का, बी किसका सदस्य होगा, एन का, ठीक है। फॉर और बिलोंग्स टू ऐसा लिख सकते हैं, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है भाई। ए और बी आप यदि एन में से ले रहे हो, अब देखो कितनी छोटी बात बता रहा है ये प्रश्न, ए और बी आप एन में से ले रहे हो तो आपको ए प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उन क्या ऑपरेशन से। तो ए प्राप्त हो रहा तो ए तो ऑलरेडी एन का ही तो है, आप एन में से तो ले रहे हो ए को, तो क्या मिलेगा, तो ए बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल, ये तो ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि सभी के लिए परिभाषित है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आप एन में से ए ले रहे हो, ठीक है, और वापस आपको ए प्राप्त हो रहा है, वही सदस्य प्राप्त हो रहा है, तो वो एन का ही होगा, वो थोड़ा बदल के आ जाएगा कि भाई 3, जैसे ये ऐसा लिख सकते हैं 3 एस्टिक 4 तो क्या मिलेगा 3, 6 एस्टिक 7 तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। एन का होना चाहिए 1 एस्टिक 2 तो 1 मिलेगा। तो ये तो आप एन में से ले रहे हो तो ये एन का ही होगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड एग्जाम्पल, ये कारण है वो
और कोई भाषा का कारण लिखने की आवश्यकता नहीं, जहाँ नहीं होगा वहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये गणित की भाषा ही तो है, इसको तो पढ़ना बहुत, देखो क्या शो करता है कि A बिलोंग्स टू N फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू N, यानी कि N में से आपको सर्वसंभव जितने भी मान ले सकते हो ये B, उन सभी के लिए ये N का ही अवयव होगा। इतनी लैंग्वेज को ये लिखवा सकता है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ कि A*B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 3, और वो भी N में। ठीक है, अब आप कहोगे ये -3 क्यों लगाया, ये अपना नियम बनाया है। ठीक है, ये इस प्रकार ऑपरेट होता है कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर -3 कीजिए, तो क्या n में ये परिभाषित होगा, नहीं होगा। अब देखो इतना होता तो उसको अपने चेक किया था, ठीक था। अब -3 कर दिया तो -3 कर दिया तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में कि A किसका सदस्य, n का सदस्य, B किसका सदस्य, n का सदस्य, तो A प्लस B माइनस 3 नॉट बिलोंग्स टू n। क्लियर है, क्योंकि भाई A का मान आप 1 लोगे, B का मान 1 लोगे, तो 1 और 1 2, 2 माइनस 3 क्या होगा। ठीक है, जैसे A बराबर 1, B बराबर 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3, यानी कि -1, और -1 क्या n का सदस्य होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल उसको दर्शाना है कि भाई यहाँ इस कारण अपन नहीं लिख लेते हैं। ठीक है, तो अतः एस्टिक एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल है अपने पास A*B इज इक्वल टू A प्लस 3B। ठीक है, पहले तो आपको खुद को चेक करना कि वाकई में ये सही है या नहीं है, n में द्विआधारिक संख्या मिल रही है नहीं मिल रही है, तो चेक कीजिए। क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में कि A किसका अवयव लिया, n का, B किसका अवयव लिया, n का, तो A प्लस 3B, समझिए कोई माइनस माइनस तो हो नहीं रहा है, A प्लस 3B यानी कि इसका पहले का सेम टू सेम प्लस दूसरा है वो 3 गुणा करके जोड़ना है। तो ऐसा कोई भी अवयव ले लो n में, और 3 गुणा करके जोड़ोगे तो हमेशा आपको n का ही मान तो प्राप्त होगा, कोई नया मान प्राप्त होगा नहीं, बटाबटी वाला मान प्राप्त होगा नहीं, माइनस में प्राप्त होगा नहीं। तो ऑलरेडी तो बिल्कुल सत्य बात है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अपन लिख लेंगे बिलोंग्स टू n फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू n, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अतः एस्टिक एक द्विआधारी संक्रिया होगी, एस्टिक एक द्विआधारी संक्रिया होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है अपने पास कि A*B इज इक्वल टू A/B, और Q में, Q वाला जो जस्ट मैंने पहले एग्जांपल अभी चेक किया कि परिमेय संख्याओं में ये नहीं होता, Q नोट होता तो हो जाता। ये एग्जांपल यदि ऐसा होता, चौथा एग्जांपल, चौथा का मान लिख लेता हूँ, स्टार एग्जांपल A*B और A/B बिलोंग्स, ये लिख लेता Q नोट में। ठीक है, तो इन दोनों को बात समझ लेते हैं कि A*B इज इक्वल टू A/B, तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में कि A किसका सदस्य, A सदस्य Q का, B किसका सदस्य, Q का, 2 सदस्य लेंगे Q में से, उसी समुच्चय में से, तो A/B किसका सदस्य होना चाहिए, Q का, लेकिन Q नॉट के लिए ही परिभाषित है, Q के लिए नहीं है, वो अपन जानते हैं क्यों। तो यहाँ पर कारण लिखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल आपको वहाँ शो करना पड़ेगा कि भाई इस वजह से अपन इसको नहीं कह पाएंगे कि A का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, A का मान तो Q ले रहा है, कोई भी हो सकता है, और B यदि 0 है, B यदि 0 है तो कोई भी नंबर Q नॉट, ठीक है, अपॉन 0 कैसे होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, जो किसका सदस्य नहीं होगा, Q का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अतः अपन कह देंगे कि A/B सदैव Q के सदस्य नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पलों पर होते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी यदि उसमें से ढूंढ के निकाल दिया कि इस पर नहीं है, तो फिर वो क्या नहीं होगा, लिख लेंगे अतः
एस्टिक एक, देखो यही संक्रिया, इसको कहते हैं संक्रिया। अब एस्टिक यदि एक द्विआधारिक संक्रिया है या नहीं है, दो बातें हो सकती है। एस्टिक एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, इस एग्जाम्पल में नहीं है। लेकिन क्या इस एग्जाम्पल में होगी? बिल्कुल होगी। तो क्यों? क्योंकि जो यहाँ कटाक्ष कर रहा था एग्जाम्पल, वो इसमें अवयव है ही नहीं, जीरो तो है ही नहीं, तो जीरो नहीं है तो उसके लिए तो ये परिभाषित होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं, और 5वां बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि ए एस्टिक बी बराबर ए माइनस बी आर में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर में है तो क्या लिखेंगे कि ए आर का सदस्य, बी भी आर का सदस्य, तो ए माइनस बी किसका सदस्य होगा? आर का। फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कहीं प्रॉब्लम होती नहीं है भाई, आर में से आर घटाओगे तो आर ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीरो मिलेगा तो जीरो भी, माइनस वाले नंबर मिलेंगे तो माइनस वाले भी है। बटा बटी वाले नंबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिल भी रहे तो वो भी रियल तो नंबर है, ठीक है। अब आर में से लेना, आर का मान यदि आप 1/2 ले रहे हो ए का मान, और बी का मान 3/4 ले रहे हो, तो भी आपको मान माइनस का 1/4 या प्लस का 1/4 जो भी मिलेगा वो भी आर का ही मान तो होगा। प्लस माइनस में सभी प्रकार के मान के लिए वैलिड है। तो जो नेगलेक्ट एग्जाम्पल हो रहे हैं वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो अपन इसमें इतना ही काम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इनके गुणधर्मों की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक 4 बातों पर डिपेंड है। गुणधर्म में पहला पॉइंट लिखेंगे अपन क्रम विनिमय, ठीक है। दूसरा पॉइंट साहचर्य के बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट तस्मक के बारे में, और चौथा पॉइंट उसके प्रतिलोम के बारे में। तो ये 4 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके संबंधित एग्जाम्पल लेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। और देन उसके बाद 1-2 होता है मॉड्यूलियो, ठीक है, और मॉड्यूलियो को भी चर्चा कर देंगे। हालांकि मॉड्यूलियो अपने 12th सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो भी किताब में दे रखा है, तो उसके संबंधित क्या है, योग मॉड्यूलियो और गुणन मॉड्यूलियो है, तो उस पर भी 10 मिनट चर्चा कर देंगे। तो अगले वीडियो तक आप ये समझिए कि द्विआधारिक संख्या क्या थी, बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से खुलेगा, क्या बाइनरी ऑपरेशन हकीकत में अधिक एग्जाम्पल पर लागू हो सकता नहीं हो सकता है, तो वो हमने लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसके संबंधित जो भी आपको एग्जाम्पल मिले वो लिखना और इसको वापस रिवाइज करना व्यवस्थित रूप से। और पीछे वाले अपने चैप्टरों में क्या क्या पढ़ लिया है, किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना और किसी भी फलन के संयुक्त फलनों की चर्चा की थी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।